मैं डॉक्टर प्रकाश अंसारी। मैंने एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर से की। मेरा बैच 1997 था। फिर मैंने एमडी मेडिसिन की पढ़ाई केजीएमसी मेडिकल कॉलेज से की। उसके बाद मैं 2 वर्ष एसजीपीजीआई लखनऊ में रहा अपनी डीएन की प्रिपरेशन के फेज में। फिर मेरा डीएन का सिलेक्शन डॉक्टर राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल पीजीआई दिल्ली में हुआ। वहां से मैंने डीएन की पढ़ाई की। मेरी डीएन जो एजुकेशन मेरी रही वो 2013 तक रही। उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ और पिछले 8 से 10 वर्षों से मैं यहाँ पे गोरखपुर में पल्स हार्ट सेंटर की नाम से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है। तो एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ा कभी-कभी दुख होता है। दुख होता है इस बात का कि हमें हमारी बुक्स में हमारी जो भी रिसर्च होती है उसमें भारतवर्ष को पूरे विश्व का केंद्र बिंदु माना गया है। चाहे वो हार्ट की बीमारियों के बारे में बात हो, चाहे वो शुगर के बारे में बात हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर के बारे में बात हो। तो हमारा देश जो है पूरे विश्व का एक कैपिटल है बीमारियों का। कोई भी रिसर्च जो होती है उसके लिए हमारे देश को देखा जाता है। यहाँ पे ही सारी मेडिसिन की रिसर्च होती है और फिर वो जाकर के दूसरे लोगों में यूज होती है। तो इसका बहुत बड़ा जो कारण है उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हमारी जो अनभिज्ञता है कहीं न कहीं वो हमें हार्ट की बीमारियों की तरफ हमें धकेल देती है। जैसे मैं बताऊं कि कभी भी किसी बुक को अगर आप देखते हैं, कोई किताब आप पढ़ने जाए, कि अगर आप कवर को देखें और आप सोचेंगे कि कवर बहुत अच्छा है, उसके अंदर की चीजें भी बहुत अच्छी होंगी, तो ऐसा नहीं होगा। कवर को देख करके आप बुक के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा शरीर है। बाहर से हम कितनी ही फिट क्यों न दिख रहे हो, अंदर की हजारों परेशानियां बीमारियां अचानक से किसी भी रूप में प्रकट हो सकती हैं। तो उन बीमारियों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयासशील होना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। जब भी हृदय रोग की बात होती है तो हृदयाघात की बात होती है। हृदयाघात जिसे हम हार्ट अटैक या साइंटिफिक टर्म्स में मायोकार्डियल इंफार्क्शन का नाम देते हैं। हृदयाघात की जब भी बात होती है तो रिस्क फैक्टर्स की बात होती है। बिना किसी रिस्क फैक्टर के शायद किसी को हार्ट अटैक नहीं हो सकता। अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को जान रहे हैं तो आप 100% हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लेकिन रिस्क फैक्टर को जानना भी बहुत मुश्किल है, या कहें कि उसके लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकार होना जरूरी है। तो रिस्क फैक्टर्स में कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ अनमॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर है वो है ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता है। हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को स्क्रीन करते हैं, बच्चे 200 का ब्लड प्रेशर लेकर के खेलते कूदते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ब्लड प्रेशर को केवल और केवल बीपी इंस्ट्रूमेंट से नाप करके मेजर करके ही जाना जा सकता है कि किसको ब्लड प्रेशर की परेशानी है। साइंस ने देखा है कि 115/75 से ऊपर का ब्लड प्रेशर जो होता है हमारी दिल की नसों और उससे दिल से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको परेशान करती है। आप ये सोचिए ऊपर वाले ने कितना लोगों के साथ नाइंसाफी की है कि इतने बड़े शरीर की जिम्मेदारी केवल 2 मिलीमीटर की नसों को दे रखा है। 2 मिलीमीटर आप समझते हैं कितना होता है? एक बार ऐसे हाथ उठा के मुझे बताएं 2 मिलीमीटर कितना होगा? 2 मिलीमीटर की नस पे हमारा पूरा जीवन जो है वो निश्चित है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति की अचानक क्यों मृत्यु हो जाती है। 2 मिलीमीटर की नस के बंद होने में समय नहीं लगता। एक छोटा सा भी रप्चर हुआ, एक धक्का बना तो नसें अचानक से बंद होती हैं, हार्ट की मांसपेशी को खून नहीं मिलता है और अनिमिया होकर के हार्ट अटैक हो जाता है और आदमी की अचानक मृत्यु हो जाती है। तो रिस्क फैक्टर में जैसे मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 ऐसे मुख्य कारक हैं जो दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, फैट, चर्बी जमा होने की टेंडेंसी को बढ़ा देती है। तो ये तीनों ही बहुत ही साइलेंट होती हैं, छुपी हुई किलर्स होती हैं, जिसके लिए आपको अपने पास के किसी भी डॉक्टर से रेगुलर इंटरवल्स पे इन सब चीजों को जांच कराना चाहिए। जिसमें ब्लड प्रेशर आपको अपना रेगुलरली चेक कराना चाहिए। कभी भी ब्लड प्रेशर अगर 135/85 से ज्यादा है तो दवाइयों की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अपने रिस्क फैक्टर्स जैसे कि जो भी हमारी डाइट है उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही शुगर की परेशानी है, ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है जो कि खून की जांच से पता लगाया जा सकता है।
इनके भी सिम्टम्स आने में बहुत देर हो जाती है। कहते हैं कि जब तक शुगर का पता चलता है तब तक आदमी को हार्ट की बीमारी शुरू हो चुकी होती है, राइट। ऐसे ही जैसे हमारी सीडेंटरी हैबिट होती जा रही है, सामाजिक दायित्व है, आपकी पर्सनल कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्लस आपकी शैक्षिक जो चीजें हैं उसके प्रति भी आपकी दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपका भी जीवन जो है बहुत ज्यादा कभी-कभी पर्सनल लेवल पे भी हम लोग के स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, राइट। तनाव भी जो है एक बहुत बड़ा रिस्क माना गया है दिल की बीमारियों को बढ़ाने में। कुछ स्टडीज हुई थी जिसमें देखा गया कि तनाव जो पर्सनल है, हमारा फिजिकल भी स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, वो कहीं न कहीं हमारे दिल की धमनियों में फैट चर्बी जमाव को बढ़ाता है। तो तनाव जैसी चीजों पे भी कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ साधनों को अपनाना चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, प्लस आप डाइट क्या लेते हैं, आपका खान पान क्या है, वो भी आपके मानसिक लेवल को बहुत ज्यादा फर्क डालता है। कभी कभी आजकल हम लोग देखते हैं कि एंजाइटी जो लेवल है वो लोगों में बहुत बहुत ज्यादा है, तो उसका भी फैक्टर है। हमारा जो शरीर है वो केमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। कुछ केमिकल्स अगर इम्बैलेंस में चले जाएं तो हमारी थॉट इमोशन फीलिंग पूरी चेंज हो जाती है। उस थॉट इमोशन फीलिंग को बैलेंस करने के लिए आपको अपने डाइट पे जरूर से ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम बताते हैं कि मोटे अनाज की चीजें खाएं, कच्ची चीजों का सेवन बढ़ाएं, फल सलाद का इंटेक बढ़ाएं। बहुत ज्यादा जो हम लोग चिकनाई वाली चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स को मना करते हैं, डेयरी बेस्ड फूड नहीं होना चाहिए, बहुत ऑयली जंक फूड, बाहर की पैकेज्ड चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो हाइड्रेशन। हाइड्रेटिंग फूड्स लेने चाहिए। आपके शरीर में अगर पानी है तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। पानी का मतलब है कि हर घंटे आधे घंटे में आपने एक गिलास पानी या ऐसी चीजें जो शरीर में आपके पानी तत्व को बना करके रखती हैं, वो कभी भी शरीर में थके नहीं बनेगी। जब भी हम हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे तो थके बनने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसे ही आपकी जैसे कोई एडिक्शन की हैबिट है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको किसी भी फॉर्म में हमारे दिल की धमनियों से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनको परेशान करती है। तो किसी भी तरह के ये रिस्क फैक्टर्स को अगर आप जान लें, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सीडेंटरी हैबिट या डाइट में जो आपकी एब्नॉर्मलिटीज हैं, स्मोकिंग एडिक्शन है या स्ट्रेस है, इन सब चीजों को पार पा करके आप अमर हो सकते हैं। या इन सब चीजों को मैं कहूं कि अगर आप बहुत पहले से जान लेते हैं तो आप अमरता की तरफ जा सकते हैं। हमारे जो टीचर्स जिन्होंने बहुत बड़ी बुक लिखी कार्डियोलॉजी की, उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि जितना अर्ली आप अपने रिस्क फैक्टर्स को जान लेंगे, व्यक्ति 100% अमर हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, उसका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बिना किसी रिस्क फैक्टर के हो नहीं सकते हैं। तो उन रिस्क फैक्टर को अर्ली एज में डिटेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना, ये अमरता का राइट। कभी-कभी आपने सुना है कि सडन कार्डियक डेथ की परेशानी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आजकल न्यूज़ में आपने सुना होगा कि बच्चा बैडमिंटन खेल रहा था और अचानक से वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो सडन डेथ भी जो है उसके भी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज होती हैं जो कि एल्विक पोटेंशियल को बढ़ाती हैं, जिसमें हार्ट एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है, जिसमें कभी भी एक छोटी सी धड़कन अगर एब्नॉर्मल बनी तो अचानक से धड़कन को इतनी तेज कर देती है कि हार्ट कांपता है, पंप नहीं करता है, दिमाग को खून नहीं पहुंचता, आदमी को बेहोश भी गिर जाता है। तो ये कंडीशंस भी आप रेगुलर हार्ट की जांचों से, सिंपल जांचें जो कि 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाती हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर दिखा लिया, शुगर टेस्ट करा लिया, कोलेस्ट्रॉल करा लिया, अपना ईसीजी करा लिया और इनको करा लिया। इन सब टेस्ट के माध्यम से आप किसी भी तरह की सडन डेथ वाली परेशानी से बच सकते हैं अगर कोई ऐसी डिजीज आती है। प्लस अपनी फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। आपके दादा में, आपके चाचा में, आपके ब्रदर्स में, सिस्टर्स में किसी को भी कोई हार्ट की परेशानी हुई है तो ऐसे में कहा जाता है कि हार्ट अटैक की परेशानी के होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपनी फैमिली हिस्ट्री अगर किसी के पास है तो अपने रिस्क फैक्टर्स को ऐड ऑन नहीं करना चाहिए, मतलब कि सेडेंटरी हैबिट, ओबेसिटी, अपनी डाइट, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। उस तरीके भी उस पेशेंट को खो दें। तो अचानक से अगर जब भी कोई पेशेंट गिरता है, कोई भी व्यक्ति गिरता है, तो सबसे पहला आपका काम है उसकी उठाना नहीं है। अगर कोई लेटे बैठे अगर बेहोश हो गए तो तुरंत जमीन पे लेटा देना है, ताकि पैर के रास्ते हमारे दिल के पास खून जाना शुरू हो जाए। अगर बैठा हुआ है तो ग्रेविटेट होकर के ब्लड जो है हमारे पैरों में चला जाएगा,
हार्ट के पास खून नहीं जाएगा, दिमाग को वो भेज नहीं पाएगा, तो उसको बिल्कुल फ्लैट लेटा देना है, उसकी अलर्टनेस को 2-3 थप्पड़ मार करके चेक करना है। ये सब 2-3 सेकंड्स के काम है। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो फिर आपको सीपीआर करना है इमीडिएटली। आपने अगर ये समय गंवा दिया तो फिर आप पेशेंट को वापस नहीं ला सकते। सीपीआर का केवल और केवल मेन पर्पस क्या है? आप बताइए, सीपीआर का मेन पर्पस क्या होता है? चलो, केवल एक मेन पर्पस है, दिमाग को जिंदा बनाए रखना। सीपीआर और कुछ नहीं करता है। अगर हमारा दिमाग की मृत्यु हो गई तो हम कुछ भी चला करके पेशेंट को या उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकते। तो जब भी हम सीपीआर करते हैं, हम हार्ट को मैकेनिकली प्रेस करते हैं, लेकिन हम हार्ट को नहीं चला रहे हैं। हम प्रेस इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे जो ब्लड है वो नसों के द्वारा दिमाग को चला जाए। हमने प्रेस किया, ब्लड दिमाग को चला गया, राइट? और जब हमने छोड़ा तो एक रिकॉइल इफेक्ट से पूरे शरीर का खून जो है वो हार्ट के पास आ गया, राइट? और फिर हमने दबाया, फिर दिमाग को चला गया। बस यही साइकिल को मेंटेन करना है। इसमें पुश पास की मेथड है, पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। मतलब आपको 100 पर मिनट करना है। पुशिंग जो है वो 100 पर मिनट होना चाहिए विद रिक्वायर। जितना दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, राइट? और पेशेंट की राइट साइड से करना है ताकि आपके पेशेंट का जो प्रेशर है वो अच्छे से जा पाए, राइट? पेशेंट के मैंने कहा कि दाएं तरफ रहना है। अगर कोई यहाँ पे वॉलंटियर कर सकता है, लेकिन मैं शायद और अच्छे से एक्सप्लेन कर पहले थे तो हम कहते थे कि पेशेंट को छाती पे प्रेस करो, 15 बार प्रेस किया और 2 बार उसको मुंह से मुंह लगा के सांस दे दिया। लेकिन आप अगर किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो मुंह से मुंह लगा के सांस देना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है? जब भी आदमी बेहोशी की हालत में जाता है, सिगरेशन से बाहर निकलने रहते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट है कि केवल आपको छाती पे प्रेशर देना है। पूरी रिसर्चेशन आज के टाइम में केवल आपको छाती को प्रेस करना है, कोई सांस देने की आवश्यकता नहीं है। केवल छाती के प्रेस करने से ही 15 से 20% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रेस करने के साथ आपको कॉल फॉर हेल्प भी करना है। आपको वेंटिलेट, जो भी डिफिब्रिलेशन की मशीन होती है जो कि रिदम को सही करने के लिए होती है, उस मशीन का इंतजाम करना होगा। या तो पेशेंट को एम्बुलेंस में भी आप सीपीआर करते हुए किसी हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करते हैं, राइट? तो सीपीआर जैसे ये अचानक से गिर गए तो मैंने इनकी पहले अलर्टनेस देखी, राइट? यहाँ पे एक बड़ी पल्स होती है, उसको छूने की कोशिश की कि कोई पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं देख पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट को लेकिन अलर्टनेस चेक किया, ज्यादा तो नहीं मारते, राइट? फिर इसके बाद से आपको पेशेंट की, जैसे मैंने बताया कि दाहिनी तरफ से करेंगे, तो लोगों का क्वेश्चन था कि बाएं तरफ हार्ट होता है, दाहिनी तरफ क्यों करेंगे? तो पेशेंट का देखिए ये दाहिना हाथ है, अगर मैं यहां से छाती को प्रेस करूंगा तो बाएं तरफ ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, मैं वहां से इस तरफ का प्रेशर अच्छा मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो पेशेंट के आपको दाहिने तरफ आना है और अपने एल्बोस को पेशेंट, अभी तो ये जैसे ऊपर है, पेशेंट अगर आपकी बिल्कुल लेवल में रहेगा तो आप ज्यादा अच्छा सीपीआर कर पाएंगे। घुटने बैक फोल्ड करके पेशेंट के पास, छाती के पास बिल्कुल बैठ जाएं और हाथों को आपको बाएं हाथ को और अपने दाहिने हाथ को बिल्कुल इंटरलॉक कर लेना है, राइट? इंटरलॉक करने के बाद से छाती के, अगर पेट के और छाती के हिस्से को देखें तो छाती के 1/3 जो नीचे का हिस्सा है वहां पे बीच की जो हड्डी है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, उस हड्डी पे अपने इस पोर्शन से, है ना, रेस्ट ऑफ जो पाम है आपका, इससे आपको प्रेशर देने। प्रेशर कहां से आएगा? आपके एल्बोज से नहीं आएगा, एल्बोज आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये प्रेशर आपके कंधों से आएगा। और कंधे कैसे आएंगे? जब आप पेशेंट के सामने ऐसे रहेंगे। तो जब ये हम बिल्कुल लेवल पे होंगे तब ये चीज हो पाएगी। आपने यहाँ पे पकड़ा और ये चीज ऐसे रखी और सामने किया और फिर आपने प्रेशर शुरू, राइट? आपने एल्बोज जो है बिल्कुल फिक्स रहे, आपने ये प्रेशर शुरू किया और ये छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। कुछ लोग होता है ऐसे ऐसे करते जाते हैं, ऐसे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मिला था, अदरवाइज मैं मैनुअल लाता तो उसमें आप सभी प्रैक्टिस करते तो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता।
मैंने अपने पेशेंट्स को, अपने स्टाफ को उसकी ट्रेनिंग दे रखी है और मैं रियलाइज करता हूँ हम जो बात कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमारा हार्ट जो है वो ऐसे इस हड्डी के पीछे एक मुट्ठी के समान है, तो हमें उसी को प्रेस करना है। ये बीच में हम इसे प्रेस करना है, बीच में जो हड्डी है, जो बीच की हमारी जो हड्डी है जो पसलियों से जुड़ी हुई, उस हड्डी पे हमें प्रेशर देना है। हमारा हार्ट इसी के पीछे ऊपर वाले में छुपा के रखा हुआ है ना, बोन केज में उसे छुपा दिया है, उसको पूरी प्रोटेक्शन दी है। तो उसी बोन के थ्रू आपको प्रेशर्स देने हैं और ये 100 पर मिनट होना चाहिए। तो यू हैव टू, आप थक जाएंगे, आप करते करते थक जाएंगे, आपको नीड फॉर हेल्प, आप कॉल फॉर हेल्प, आप लोगों को बुलाएं, इन्फॉर्म करें। आप थक गए, दूसरा करेगा, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए तब तक कि पेशेंट कॉन्शियस ना हो जाए। कॉन्शियस कब होगा? केवल सीपीआर से 15 से 20% लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम वो एम्बुलेंस होगी जिसमें डिफिब्रिलेटर नहीं है, जब तक पेशेंट को शॉक नहीं देंगे तब तक हो सकता है कि वो एकदम रीसेट ना हो। राइट, हाई इंच तक का प्रेशर जाना चाहिए, हाई इंच, लेकिन आप वो मेजर नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिकली। आप दबाने से मत डरिए, हड्डियां टूटेंगी, रिब्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं, लेकिन हड्डियों के टूटने से उनका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं होता, वो सब जुड़ जाती है ना। जब हम लोग सीपीआर करते हैं पेशेंट्स की, अच्छा सीपीआर में कभी कभी कुछ माता बहनों को कुछ पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। कभी कभी पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हमसे कहते हैं कि छतिया दबा दबा के मार डालना ऐसा होता है, क्योंकि सब लोगों को आप सीपीआर करके पेशेंट्स को आप अलाइव नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास करते हैं। आधे घंटे का सीपीआर करना चाहिए और लोगों को एजुकेशन इसलिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आपको यही लगेगा कि छाती दबा दबा के ही डॉक्टर मार रहा है। आदमी गिर जाता है कैसे मालूम उसको कोई भी व्यक्ति जो सडन डेथ हुई, बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने, बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। कोई भी व्यक्ति जो अचानक गिर गया है वो दो कारणों से गिर सकता है। एक तो या तो कोई झटके की बीमारी है, वो गिरेगा तो झटके आएंगे। दूसरा होता है वेजोवेगन, जिसमें पेशेंट का अचानक से ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, लेकिन वो पेशेंट जैसे ही गिरेगा वो उठ जाएगा, थोड़ी देर के लिए गिरा और उठ जाएगा, वो होश में आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपको कॉन्शियसनेस देखिए। अगर वो कॉन्शियस नहीं हो रहा है तो ये है कि वो सडन डेथ है, पल्स नहीं फील हो रही, राइट, पेरिफेरल पल्सेस आनी बंद हो जाएगी। तो ये है कि ये कार्डियक अरेस्ट हार्ट की एरिथमिया की वजह से, किसी को कोविड वैक्सीन लगा है तो कोई कहता है कि उसकी वजह से उसको, ऐसा मानना मेरे विचार से ठीक नहीं है। जो वैक्सीन ने जो बड़ा काम किया, जो कोविड को पूरी तरह से दूर किया, उसका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको किसी